नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया है कि वो 5 एफआईआर पर अभी कार्रवाई ना करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में सुनवाई करते हुए कहा है कि उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है तो दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी मामलों में एक जैसी एफआईआर लगती है। ये परेशान करने वाला दुष्चक्र है। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि जुबैर को टारगेट बनाया जाना बंद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एसजी ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट बाकी अदालतों की कार्रवाई चलने दे, लेकिन अदालत ने कहा है कि जुबैर के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई ना हो। इस मामले में बुधवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी और इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में जो 5 एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ, उन पर पुलिस कोई भी ठोस कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी बुधवार तक। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बुधवार को एक अहम सुनवाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की जो पीठ थी, उसने बड़ी टिप्पणियां भी की है और कहा है कि ये एक परेशानी वाला दुष्चक्र लगता है कि किस तरीके से जब अंतरिम जमानत सीतापुर में और जमानत मिली दिल्ली में, तो एक के बाद एक और मामले उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए। ये भी कहा है कि सारी एफआईआरों में जो सामग्री है वो एक जैसी लगती है पहली नजर में देखने पर, और सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई के लिए तैयार हो गया। बुधवार को एक अहम सुनवाई होगी। यूपी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और कहा था कि इस मामले को आज न सुनवाई की जाए, वो निर्देश लेंगे सरकार से, उसके बाद जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ वृंदा ग्रोवर जो मोहम्मद जुबैर की तरफ से आई थी, उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग सुबह की थी और इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास इस मामले को भेज दिया गया, क्योंकि वो पहले से ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर वृंदा ग्रोवर ने कहा उसकी मोहम्मद जुबैर की जान को खतरा है, वो पत्रकार हैं, लेकिन एक के बाद एक उनके खिलाफ 6 एफआईआर यूपी में दर्ज कर दी गई और ये उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, उनको अंतरिम संरक्षण देना चाहिए। एक के बाद एक अदालतें जो हैं उनको रिमांड पर भेज रही हैं। मामले एक जैसे हैं, पुराने मामले हैं जिन पर पुराने ट्वीट हैं, जिन्होंने शिकायत की है उनके भी प्रोफाइल ऐसे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दखल दिया है और बड़ी राहत दी है और कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। दुष्चक्र इसको बताया है कि जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर को अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार जेल में रखा गया है और अब यहाँ पर उनको फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाएगी। बड़ी राहत उनके लिए है। सीतापुर मामले में पहले ही अंतरिम जमानत सितंबर तक दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली के मामले में जमानत उनको पटियाला हाउस कोर्ट से मिल चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया है कि जब जब उसे लगेगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब तब वो बीच में खड़ा होगा और सरकारों से सवाल जवाब भी करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और अहम खबर यह है कि विदेश से कैसे आ रहे हैं हथियार, ये सवाल अब कई एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग ने फ्रांस के एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि विमानों से हथियार कैसे आ रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार विदेशों से हथियारों की खेप आ रही है, कभी फ्लाइट से तो कभी कुरियर से। हाल ही में अलग अलग मामलों में ऐसी 137 पिस्टल्स भारत आ चुकी हैं। कस्टम विभाग समेत कई एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट। विदेश से हथियारों के ऐसे जखीरे लगातार भारत पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में ये चौथी खेप है जो भारत आई है। 10 जुलाई को वियतनाम से आए जगजीत सिंह और उसकी पत्नी जसविंदर कौर के ट्रॉली बैग की जब कस्टम विभाग ने जांच की तो अफसर हैरान रह गए। उनके ट्रॉली बैग से 45 पिस्टल निकली। जगजीत ने बताया कि वो पहले भी फ्रांस से 25 पिस्टल ला चुका है। कस्टम विभाग ने जब जगजीत और उसकी पत्नी जसविंदर कौर को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो दोनों ने ये बताया कि वो ये पिस्टल वियतनाम से लेकर आए हैं और वियतनाम में उनको ये पिस्टल जगजीत के बड़े भाई मंजीत ने दी थी
और मंजीत ये पिस्टल फ्रांस से लाया था। अब कस्टम विभाग ये पता लगा रहा है कि ये पिस्टल कहां पर जानी थी, इनका क्या प्रयोग था और इसे किनको देना था। इसके बाद कस्टम विभाग ने फॉरेन पोस्ट ऑफिस से भी ऐसी ही 7 पिस्टल बरामद की जो कुरियर के जरिए विदेश से आई थी। इसकी जांच चल रही है। ये अब तक साफ नहीं कि ये खेप कहां जा रही थी। 2 महीने पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के एयर कार्गो से 60 पिस्टल बरामद हुई थी। ये पिस्टल हैदराबाद जा रही थी। कस्टम विभाग ने पिस्टल मंगाने वाले से जब दस्तावेज मांगे जो वो अब तक पेश नहीं कर सका है। इस तरह से हाल के दिनों में अब तक 137 पिस्टल विदेश से पहुंच चुकी हैं, कभी एयरपोर्ट से तो कभी कुरियर से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा जांच के बाद आखिर कैसे ये हथियार भारत आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कस्टम विभाग ने फ्रांस एयरलाइंस को नोटिस भी जारी किया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो देश की बात में हम आपको मध्य प्रदेश से खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में आज सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस नर्मदा नदी में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर सहित 13 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हादसा सुबह करीब 9:45 बजे के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि खलघाट में एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। महाराष्ट्र रोडवेज की इस बस को जाना तो इंदौर से अमनलेर था। सुबह 9:09 पर खलघाट से 12 किलोमीटर पहले दूधी बाईपास किनारे एक होटल पर बस रुकी ताकि लोग चाय नाश्ता कर सकें। लेकिन लगभग 9:45 बजे सफर धार जिले के खलघाट में नर्मदा की उफनती धार में खत्म हो गया। सड़क से संजय सेतु के रेलिंग को तोड़कर नदी में गिरी बस अपने साथ बस ड्राइवर सहित 13 जिंदगियां लील गईं। मृतकों में 52 साल की कल्पना पाटिल भी थी। वो हमारी बुआ थी और वो इंदौर से अमलनेर जा रहे थे। अच्छा। सुबह 8 बजे जब वो निकले, जब बात हुई थी कि हम अभी निकल रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। मैं गाड़ी के ठीक पीछे चल रहा था। पीछे चलने से 2 मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे थे। उनने गाड़ी वाले ने उनको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी इधर से इधर करी। उसके बाद बचाने के चक्कर में वो गाड़ी वालों ने उस साइड कर उस गाड़ी वालों का गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा कर नीचे गिर गई। आनन फानन में धार, खरगोन, इंदौर से प्रशासनिक अधिकारी, SDRF, NDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन जिंदगी की कोई डोर किसी के हाथ नहीं लगी। पहले खबर आई थी कि 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाद में पता लगा ये सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों की गफलत थी। तो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए। कोई भी उसमें से बचा नहीं। जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम भी आपके माने। हादसे की जानकारी लगते ही खलघाट के स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की। राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कई राज्य सरकारों ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। अक्सर इस बस में सेंधवा में नौकरी करने वाले लोग भी इंदौर से सवार होते थे, लेकिन सोमवार को रोज सफर करने वाले ज्यादातर सवारी बस में मौजूद नहीं थे। महाराष्ट्र परिवहन की इस बस का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2012 में हुआ था और ठीक 10 दिनों बाद यानी 27 जुलाई को इसका फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता। हालांकि बस के सारे कागजात वैध थे, फिर भी एक दुखद हादसा रुक नहीं पाया। धार से अपने सहयोगी अमीन शाह, साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
और अब बात बढ़ती महंगाई की, बढ़ती हुई जीएसटी की। रोजमर्रा की जरूरतें और महंगी हो गई हैं। खाने का सामान ब्रांड वाला ना भी हो, पैक्ड होगा तो जीएसटी लग जाएगा। तो आपको बता दें, प्री पैकेज्ड लेवल युक्त दही, लस्सी, पनीर 5% महंगा हो जाएगा। शहद, अनाज, मांस, मछली, इस पर 5% जीएसटी। चूड़ा, खोई, चावल, गेहूं 5% जीएसटी। 5000 से ज्यादा के अस्पताल के कमरे में भी अब 5% जीएसटी लग जाएगा। आईसीयू को इससे छूट दी गई है। 1000 से कम वाले होटल के कमरे में 12% जीएसटी। चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाला शुल्क अब 18% हो गया है। टेट्रा पैक 12% से बढ़कर 18% हो गया है। प्रिंटिंग, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप्स 12% से बढ़कर 18% हो गए हैं। ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच 12% से बढ़कर 18% हो गया। अनाज की छटाई और डेयरी मशीन 12% से बढ़कर 18% हो गया है। पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड 12% से बढ़कर 18% हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं और जिस तरह से रोजमर्रा की चीजें, और जाहिर तौर पे जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, पेंसिल, शार्पनर, उनका और महंगा हो गया है। इसके पीछे औचित्य क्या हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले अब जो विपक्ष है उसने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है, ज्यादा टैक्स, नौकरी नहीं, बीजेपी की मास्टर क्लास इस पर है कि कभी दुनिया की सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को कैसे तबाह किया जाता है। उधर वरुण गांधी जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है, आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों, विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबों को और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था, तब हम आहत कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका क्या कहना है, उनका क्या सुझाव है, आइए सुनते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। इतनी महंगाई के ज़माने के अंदर दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी सी रियायत दे रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पर लगाया है इसको वापस लिया जाए। तो आपको बता दें, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से ग्राहकों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं और हमारे सहयोगी ने पंजाब से रिपोर्ट भेजी है, सुनिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आज से जीएसटी काउंसिल ने ज़रूरी सामान, जो खाने पीने के ज़रूरी सामान है, जैसे दूध है, दही है, चावल है, आटा है, इन सभी पैकेज्ड आइटम्स के भी रेट बढ़ाने की घोषणा की है। अब ये इफेक्ट में कब से आएगा, क्योंकि पुराने स्टॉक जो दुकानों में हैं उस पर तो अभी रेट की बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि जब जीएसटी के रेट्स बढ़ते हैं तो उसके असर होने में, दाम पर असर होने में 2-3 दिन लग जाते हैं। ये जो फ्रेश लॉट आता है सामान का उसमें पता चलता है। इस वक्त हम मोहाली की एक दुकान पर खड़े हैं और यहाँ पर जो राशन की शॉप चलाने वाले, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साहिल हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के रेट जब बढ़ते हैं या ज़रूरी सामानों पर इस महंगाई के दौर में और जब दाम बढ़ रहे हैं तो इससे लोगों के कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है, ख़रीदार क्या अपनी ख़रीदारी में कटौती कर रहे हैं और इनके खुद की कमाई या इनकी जो यहाँ पर बिक्री है उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये बताइए कि दूध, दही, मक्खन, लस्सी, इन सब आइटम्स पे जीएसटी आज से लगेगा। फ़िलहाल क्या रेट है दूध, दही वगैरह? फ़िलहाल 54 रुपये लीटर है दूध का, तो उससे भी अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो 60 रुपीज़ लीटर है। और बटर में अभी 5 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई है जी। कब बढ़ोतरी हुई है? अभी ये 10 दिन हुआ होगा। और अगर आज से जीएसटी लग जा रही है तो मान के चलिए 5 रुपये 10 रुपये तो बढ़ना ही बढ़ना है, 60 रुपीज़ तो हो ही जाना। कस्टमर हमसे पूछता है कि इसकी महंगाई इतनी क्यों हो रही है, तो हम कैसे उनको बताएं कि जीएसटी का वो रूल है, आगे सरकार की तरफ से ऐसा हो रहा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ हमारी शॉप की दिन की मान के चलिए 80-90 हज़ार रुपये थी सेल, वहाँ घट के 50 से 60 हज़ार, 20-30 हज़ार का नुकसान हो रहा है। तो अगर एक एक आइटम की बात करें कि अभी आटे का क्या रेट? आटे का भी MRP उस पर 420 रुपीज़ है। और अब हाँ जी, पर केजी नहीं, 10 kg
10 kg का 420 रुपीज़। हाँ यस, और अभी GST अगर लग जाएगी मान के लिए 450 रुपीज़ हो जाएगा 10 kg का। हाँ जी, और बटर का बात करें तो 52 MRP है। कल हो सकता है अगर आज से GST बढ़ रही है तो हो सकता है कल से और भी बढ़ जाए। मिल्क का तो अभी 27 रुपीज़ पर पैकेट है हाफ kg का, कल से 30 भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं लगा क्योंकि आज से GST का नियम लागू हो गया, बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी अगर बात करें, आप रिटेलर भी हैं, तो आपके अपने इनकम पे क्या असर पड़ रहा है इसका? हमारे इनकम में तो 50% का ऑफ हो ही गया है। 50% जहाँ 100% था, मान लीजिए 10% 20% चलता है, 50% हाफ हो गया है। और अब इससे जो है क्या कंज्यूमर जो यहाँ पे लोग सामान खरीदते हैं, इस तरफ हो जाइए, तो क्या इस इन लोगों के सामान खरीदने में भी घटौती मतलब घटा है या घटाया लोगों ने? बहुत ज़्यादा घटा दिया उन लोगों ने। जहाँ एक कंज्यूमर 100 रुपये का सामान लेता है, वहाँ अब कंज्यूमर 50 रुपये का सामान ले रहा है क्योंकि पैसे पूरे हो नहीं पा रहे, रेट डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो महंगाई की मार आज कुछ और ज़्यादा महसूस की जा रही है क्योंकि जो GST है वो कुछ खाने पीने के सामानों में जो पैक्ट है उस पर बढ़ गया है। और आपको बता दें, अब जैसे GST उस पर लग जाएगा जो ब्रांडेड ना भी हो लेकिन पैक्ड हो तो वो महंगा हो जाएगा। अब प्री पैकेज जैसे हम दही, लस्सी, पनीर लेते हैं, शहद, अनाज लेते हैं, चूड़ा, चावल, गेहूँ, पेंसिल, शार्पनर, LED, ये सब महंगे हो गए। और सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ आपको बता दें हैं सुधीर मुनगंटीवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुधीर जी, अघोषित आप वित्त मंत्री कहे जा सकते हैं महाराष्ट्र के। अभी तक कैबिनेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर, क्या ज़रूरत थी, क्योंकि महंगाई वैसे इतनी है, रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें जो पोषण में हमें मिलती हैं, दूध, दही, जो कामगार लोग हैं ब्रेड लेते हैं, ये सब महंगा क्यों? ऐसा है कि आपको पता है जब GST 1 जुलाई 2017 को आया तो हम न्यूट्रल टैक्स की दृष्टिकोण से करों की दरों को तय कर रहे थे। अपने देश के कई राज्यों में महाराष्ट्र छोड़कर पहले से ही इन वस्तुओं पे GST यानी तब का वैट था। तब भी GST काउंसिल में ये चर्चा हुई और महाराष्ट्र की ओर से हमने आग्रह किया कि महाराष्ट्र ने कभी इस पे वैट लगाया नहीं है, आप इस पे GST जब अगर लगाओगे तो कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। पंजाब जैसे राज्यों का आग्रह था कि GST लगना चाहिए। आपको मैं एक जानकारी अवश्य दूंगा कि जो GST लगता है वो केंद्र सरकार नहीं लगाती। GST ये GST काउंसिल में तय होता है और GST काउंसिल ये एक मत से कोई भी निर्णय करती है। GST काउंसिल में अभी तक मतभिन्नता नहीं हुई, चर्चा हुई है, संवाद हुआ है, मगर वहाँ पे जो मतदान होता है ना केंद्र जीत सकता है ना राज्य जीत सकता है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ये राज्यों के पास है, 1/3 मेजॉरिटी ये केंद्र के पास है और कोई भी डिसीजन ये 3/4 मेजॉरिटी से होना चाहिए। इसका मतलब हम अगर केंद्र को दोष देंगे तो ये अन्यायमूलक होगा, अन्यायकारक होगा। सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर GST काउंसिल में है उन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ राज्यों में वैट था, बीच में हमने GST नहीं लगाया, कोरोना की वजह से हमारा इनकम कम हुआ और ये प्रस्ताव आने की संभावना नकारी नहीं जा सकती, मगर GST ये केंद्र सरकार को लगाने का अधिकार नहीं है, ये GST काउंसिल को ही लगाने का अधिकार है। लेकिन सुधीर जी, आप अब केंद्र को भी दोषी नहीं मानेंगे, आप राज्यों को भी दोषी नहीं मानेंगे, आप सिर्फ अब GST काउंसिल कुछ अलग थोड़ा ना हो गया है।
हमारे राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ही वहीं पे बैठते हैं और हमारे केंद्र के मंत्री वहां पे बैठते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, पेंसिल शार्पनर हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पेंसिल और शार्पनर पे क्यों लगाया गया? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, वैसे ही इतनी मुश्किल है पढ़ाई करना और ऐसे में पेंसिल शार्पनर पे लगाने का क्या औचित्य सर? मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेंसिल और शार्पनर पे कोई टैक्स लगाने से बहुत तो इनकम नहीं होगा। कोई पेंसिल पे टैक्स लगाने के बाद जीएसटी काउंसिल में राज्यों के इनकम में बहुत बढ़ोतरी होगी, ऐसी भावना नहीं होगी। जो जीएसटी काउंसिल तय करता है कि जो वस्तुओं पे इसके पहले वैट था वो वस्तुओं पे न्यूट्रल टैक्स प्रणाली के आधार पे उसको जीएसटी में टैक्स मुक्त हम क्यों करें, ये भावना होने की संभावना है। जैसा मैंने बताया कि अनाज पे कई राज्यों में इसके पहले भी वैट था, हमारे जैसे राज्यों ने आग्रह करके जीएसटी काउंसिल में। देखिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक बिल्कुल मध्यम वर्ग या लोअर हमारा जो वर्ग है समाज का, जो गरीब तबका है समाज का, वो दूध दही खरीद के एक वही पौष्टिक चीज खाता है, उसको महंगा करने का क्या औचित्य? जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको कर देते, तो जो समाज में ऐसे लोग हैं जो लग्जरी आइटम्स करते हैं उनसे टैक्स ज्यादा ले लेते। अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना था, ये खाने पीने की चीजों में बढ़ाने से तो महंगाई और बढ़ जाएगी ना सर। हमारे देश में जो इकोनॉमी है उसमें दूध दही पे उन पे ही टैक्स लगेगा जो महंगा दूध दही बेचते हैं, ब्रांडेड करते हैं। जो हमारा दूध वाला घर पे आके दूध देता है उस पर तो जीएसटी लगाने की कोई भी कोशिश कर ले, उस पर तो कभी जीएसटी लग नहीं सकता। और इसलिए जो दूध दही हम बहुत छोटे व्यावसायिकों से खरीदते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी उस पर लगेगा नहीं। मैं आपसे पूछना ये भी चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं नहीं लगेगा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो डेटा है नहीं, जो हमारा सबसे निचला तबका है, जो अमीर वर्ग है, जो कॉर्पोरेट है, उस पे विंडफॉल टैक्सेस क्यों नहीं लगाया जाता सकता? सर, आरबीआई कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको 20 से 24% का फायदा हुआ है, तो हम लोगों ने क्यों नहीं कॉर्पोरेट पे टैक्स ज्यादा लगाया? क्यों हम इन रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों को महंगा कर रहे हैं? मैं फिर से आपको ये बात याद करवा रहा हूं, कोई भी ऐसी चीज जीएसटी काउंसिल में टैक्स लगाने के बारे में कभी सोचा नहीं जाता जिसमें टैक्स नहीं था। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जिस पे वैट था वही वस्तुओं पे जीएसटी लगाना, ये सोच जीएसटी काउंसिल में होती है। अब कई राज्यों में ये वस्तुओं को 2017 के पहले भी ये टैक्सेबल थी और शायद जीएसटी काउंसिल ने अभी ये बात सोची होगी, क्योंकि 5 वर्ष अब पूरे हो रहे और 5 वर्ष के पहले हमने छूट दी भी होंगी। तो 2017 के पहले जिन वस्तुओं पे टैक्स था तो उसके कारण जीएसटी काउंसिल ऐसा सोच सकती, ऐसा मेरा मानना है। सुधीर जी, मुझे जो आपका जवाब है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप एक नेता भी हैं, आप महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य की राजनीति आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल तो अभी सस्ता करा महाराष्ट्र में। ऐसे में जो ये स्थिति है, क्यों आम आदमी पर भारी बनाई जा रही है? आप उस पर क्या विचार है आपके अपने नेता के तौर पर? नहीं, नेता के तौर पे मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कहीं तो भी ब्रांडेड वस्तुओं पे ही ये टैक्स लगेगा। जो घर में दूध देते हैं या छोटा कोई व्यावसायिक है उसको इस टैक्स को देने की आवश्यकता कभी नहीं रह सकती। बट ब्रेड सर, ब्रेड दूध पनीर तो एक नॉर्मल आदमी लेता ही है ना, वो अपने पोषण के लिए काम काजी। आप मुंबई में कितने लोग जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जितने ये छोटे व्यावसायिक होते हैं उनको जीएसटी ने एक मर्यादा में छूट दी है। उतना व्यापार करने वालों को जीएसटी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो वो जब ये व्यापार करेंगे दूध का, दही का, आप जैसा कह रहे, तो उनको जीएसटी देने की कभी संभावना रहती नहीं, क्योंकि हमने कुछ मर्यादा तक जीएसटी उन व्यावसायिकों को लगता नहीं। जब जिसका बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय है उनको ही जीएसटी का ये दर से
पैसा भरना होगा। बहुत जो छोटे व्यावसायिक है उनको ये बातों की जीएसटी देने की आवश्यकता कभी नहीं होती। चलिए सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमने समझने की कोशिश की है। अब आप छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी की बात कर रहे हैं, इसमें हमें समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन आप जुड़े, अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल हम देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जुड़ते हैं। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ है, जो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, वहीं विपक्ष यशवंत सिन्हा के लिए जोर लगा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में 4,809 सांसद और विधायक वोट डाल रहे हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू की बढ़त साफ दिख रही है। आज मतदान के बाद 21 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के लिए खास पूजा अर्चना की जा रही है। लोग खुश हैं कि इस पिछड़े जिले से एक आदिवासी महिला देश की पहली नागरिक बनेगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के लिए खास पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों में उत्साह है कि इस पिछड़े जिले से एक आदिवासी महिला देश की पहली नागरिक बनेगी। आपका जैसे एक लेडी आगे जाके राष्ट्रपति बनती है तो बहुत बड़ा सम्मान है ना? हाँ, बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। आपको क्या यहाँ पे लेडीज अब आगे पढ़ती हैं, लिखती हैं, आगे बढ़ रही है क्या? जॉब करते हैं? हाँ, जॉब भी करते हैं। हम बहुत खुश हैं। यहाँ का द्रौपदी मुर्मू यहाँ का बन रहे हैं ओडिशा का, इतना बहुत खुश है। मयूरभंज में है इसीलिए बहुत हम खुश हैं। जीत का कामना कर रहे हैं। यहाँ सभी महिला और पुरुष जमा हुए हैं, बच्चे बूढ़े सब जमा हुए हैं, ग्रामवासी जमा हुए हैं और इतना खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रार्थनी बनाया, कैंडिडेट बनाया। ये पहला खुशी है। द्वितीय खुशी उनका जीत की खुशी। ये ऐतिहासिक विजय होगा क्योंकि भारत में माने 75 साल स्वाधीनता होने के बाद भी एक भी आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति नहीं हुआ था। मयूरभंज का ये इलाका पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ द्रौपदी मुर्मू महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। अपने गांव से वो पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई करी। इस साधारण घर में वो रहती हैं। झारखंड के राज्यपाल पद से जब वो रिटायर हुई तो यहाँ वापस इस घर पे लौटी। उनका छोटा भाई यहाँ रहता है। कहता है दीदी बहुत साधारण और सरल व्यवहार की है। एकदम सिंपल है वो, मतलब कोई ये का ऐसा नहीं है कि वो आपको वो जैसे बोले कि वो भी एक गाड़ी है, वो भी उसका बेटी का नाम पे वो गाड़ी भी है, बस उसी गाड़ी से जाना आना करते रहता है। अभी वो गाड़ी भुवनेश्वर में छोड़ के वो चला गया दिल्ली। वो 3 बजे उठ जाता है, उसके बाद मेडिटेशन कर लेते हैं। उसके बाद सुबह 4:30 बजे से मॉर्निंग वॉक चले जाता है मेरे वाइफ का साथ। वहाँ से आके थोड़ा फैन का ये में बैठने के बाद नहा लेते हैं। उसका बाद फिर योगा करते हैं। योगा का करने के बाद 10:30 बजे जाके वो टिफिन उपिन रखाते हैं। रायरंगपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़पुर में द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई। पति श्यामचरण मुर्मू बैंक में काम करते थे। द्रौपदी मुर्मू खुद एक सरकारी क्लर्क और फिर टीचर रही हैं। जब वो काउंसलर बनी तभी उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। बगल में स्कूल में वो टीचरशिप करती थी, तब से हम लोगों का साथ जान पहचान है और
उसके बाद जो काउंसलर बनी, काउंसलर के बाद वाइस चेयरमैन जो बनी, वाइस चेयरमैन के बनने के बाद उनको सफाई का जिम्मा दिया गया। तो सफाई का जिम्मा वो खुद खड़े होके, मतलब कहीं नाली साफ हो रहा है, कहीं कुछ सफाई हो रहा है, तो खुद खड़ी होके छाता पकड़ के खड़ी होके सफाई देखती थी। मुर्मू को निजी जिंदगी में काफी दुख का सामना करना पड़ा। 2 युवा बेटों की मौत हो गई, पति गुजर गए। उनकी याद में उन्होंने अपने गांव पहाड़पुर में एक स्कूल भी खोला है। इस इलाके में शिक्षा का अभाव है और द्रौपदी मुर्मू चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ के आगे बढ़े। मतलब जो गरीब लोग हैं टाउन नहीं जा सकते हैं पढ़ाने, तो इसी चलते मैडम यहाँ बोले कि नहीं, यहाँ स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे जो कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो पोर बच्चे हैं, मतलब 20% 30% जो बच्चा सब है गांव में भी है, तो लोगों को थोड़ा हाई करना है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में अब एक महिला सरपंच है, रुक्मिणी मुर्मू, और यहाँ इनके समर्थन में खड़ी महिलाएं कहती हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से उनमें भी एक उम्मीद की लहर है। गांव में एक मेडिकल होना चाहिए और वेटनरी मेडिकल भी होना चाहिए। रास्ता तो कंप्लीट नहीं हुआ है, रास्ता भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए और पानी की सुविधा भी होना चाहिए। स्कूल कहाँ तक है? स्कूल 2 मैडम का एक स्कूल है और इस गांव का भी एक स्कूल है। जरूरी अटे जो आम गाँव रे जदि गोटे मेडिकल रहिबो ताहले सेटा भी बहुत सुविधा हेबो। आ 8 क्लास तक तो अच्छी, किंतु 9, 10 आ कॉलेज पर्यंत गाँव रे गोटे रहले एजुकेशन पाए सबठू भलो हेबो। मयूरभंज अब तक छाव नृत्य के लिए जाना जाता था, अब वो द्रौपदी मुर्मू के लिए भी जाना जाएगा। एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जिस सफर की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू ने की है, उसके नक्शे कदम पर यहाँ की महिलाएं भी चलकर आगे बढ़ना चाहती हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कलाकुरिची में 12वीं की एक छात्रा की मौत के बाद बीते कल यानी रविवार को भयानक हिंसा देखने को मिली है और मौत से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि स्कूल में तोड़फोड़ की और स्कूल बसों को आग लगा दी। करीब 50 पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल भी हो गए हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मद्रास हाईकोर्ट ने अब इस मामले में फिर से पोस्टमार्टम के ऑर्डर दिए हैं और साथ ही पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने प्रदर्शन को हिंसक बनाया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में टीचर से मिली प्रताड़ना का जिक्र किया है। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कुछ स्कूल टीचर्स भी हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा कल हुई उग्र हिंसा को लेकर 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।